नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे, जैसा कि हम रोज करते हैं, देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। नई परख चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया और दूर-दूर तक कोई भी चैनल, कोई भी पत्रकार जिस नाम का अंदाजा नहीं लगा पाया, वही मुख्यमंत्री बने। यानी उनके लिए मैं भी आज उनको पहली बार मैंने उनका नाम सुना, डॉक्टर मोहन यादव। तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे एक बात तो लग रही थी कि कहीं न कहीं इस मौके का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देगी, जो उन समाजों और समुदायों की तरफ भाजपा को ले जा सके, जहां भाजपा अभी मौजूद नहीं है। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में अहीरवाल नाम का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, जिसमें यादव मतदाताओं का बाहुल्य है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई यादव मतदाता नहीं है, जो उसको संबोधित कर सके। बिहार में भाजपा न जाने कब से सक्रिय है और सत्ता में भी लंबे अरसे तक रह चुकी है, फिर भी बिहार के यादवों में भाजपा का कोई पेनिट्रेशन नहीं है, किसी भी किस्म की पैठ नहीं है बिहार के यादवों में। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा 1990 से ही शासन बार-बार कर रही है और अभी तो उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे कुछ दिनों बाद लगातार शासन के, लेकिन उत्तर प्रदेश के यादव भाजपा को नापसंद करते हैं। फिर मध्य प्रदेश में भी यादव हैं। अब देखिए, यादवों का कितना बड़ा इलाका है, पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा की एक बहुत बड़ी बेल्ट है और फिर बिहार और मध्य प्रदेश का पूरा ग्वालियर चंबल संभाग और आप समझिए ये इलाका जो है बुंदेलखंड इलाका 50 लाख यादव मतदाता है वहां। और कम से कम मध्य प्रदेश की 26-27 या शायद लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहां यादव मतदाता जो है वो उस सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो इतना बड़ा जो एक यादव समुदाय है विशाल, उसमें भाजपा की पैठ न होना वो भाजपा के लिए एक संकट के समान था मतलब। और दिक्कत ये थी कि यादव समुदाय चूंकि बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड है, हाईली बहुत ही राजनीतिकृत है, तो वो सत्ता का सुख अपने दम पे भोग सकता है और भोग चुका है। और समाज का उदीयमान और इसे कहते हैं लगातार इसकी प्रगति हो रही है, लगातार इसका आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, राजनीतिक ऐसा समुदाय है। तो ऐसे समुदाय को जब भाजपा जैसी कोई पार्टी अपने में मिलाने की कोशिश करती है, तो उसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। ये समुदाय जब आएगा तो ऐसा ही नहीं आएगा, इसके लोग बड़े पैमाने पर पार्टी में पदों की मांग करेंगे और वो राजनीति में मुख्यमंत्री के पद से लेकर जाने कितने पदों की मांग कर सकते हैं। तो भाजपा का पूरा समीकरण इससे बिगड़ सकता है। तो भाजपा एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो यादव समुदाय को संबोधित करे और यादव समुदाय के नेताओं को बाईपास करके, को लांग के यादव वोटों को भाजपा की तरफ लाने का उद्यम कर सके। राजस्थान के बाबा बालक राम जो है, वो उनके बारे में माना जा रहा था, वो यादव जाति के हैं, उनके बारे में माना जा रहा था अगर उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो ये काम कर सकते हैं भाजपा के लिए। लेकिन अब उन्होंने मध्य प्रदेश में इस तरह के मुख्यमंत्री को बना के एक तीर से कई शिकार कर लिए। एक तो उन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया, उसकी जगह ने किसी ओबीसी को लाना था। अगर प्रहलाद सिंह पटेल को लाते तो वो लोधी जाति के नेता, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया सकता था, लेकिन वो एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं। तो उनकी जो निष्ठाएं हैं उनमें इतनी निरंतरता नहीं है, तो उनके कुछ नंबर वहां कट जाते हैं। दूसरे, वो ये भी नहीं चाहते, आलाकमान ये भी नहीं चाहता है कि जिन लोगों को केंद्र से लाकर यहाँ पर एक तरह से जैसे कहते हैं कि एमएलए का चुनाव लड़ाया गया, कैबिनेट रैंक के मंत्री को, उनको फिर मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित करके संदेश दिया जाए कि अगर किसी को ऐसा लाया जाता है तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी नहीं बनाया इसीलिए ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री। तो ये एक तो ये उन्होंने किया, दूसरे भाजपा के एक बड़े यादव नेता के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया जाएगा, इनका मान सम्मान बढ़ेगा और इनकी गतिविधियां बढ़ाकर ये उस छापामार दल का नेतृत्व करेंगे जो जगह जगह यादव वोटों पर छापा मारने के लिए जाया करेगा। क्योंकि यादव लोग भाजपा के शत्रु खेमे, भाजपा के पाले के दूसरी तरफ है, तो वो एक तरह का ये राजनीतिक युद्ध है
इस युद्ध में ये ये जो है वो एक गुरिल्ला लीडर की तरह है। वैसे भाजपा ने बिहार में ऐसी कोशिशें की हैं, कई नेताओं को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी पहले बनाया है, पर उसमें कुछ खासी सफलता नहीं मिली। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में यादव मतदाता उसकी तरफ आकर्षित होंगे, या एक देखिए समस्या क्या है, संभावित मामला? समस्या ये है कि सत्ता प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं होती, कहीं भी नहीं होती है सत्ता प्रदेश अध्यक्ष के पास। सत्ता जिसके पास एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, जो कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, सत्ता उसके पास होती है। सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है, सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है, और किसी के पास सत्ता नहीं होती है। उप मुख्यमंत्री के पास भी सत्ता होती है, सत्ता का एक टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा उसके पास होता है। तो जब आपने एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, तब बात दूसरी होगी। अब नित्यानंद राय को एक बार और भी भाजपा ने बाबूलाल गौर जो थे, उन्हें भी मध्य प्रदेश का एक बार काफी साल पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था। समझा जाता है कि वो भी यादव थे, लेकिन वो यादव नाम तक नहीं लिखते थे अपने नाम के साथ में, तो कोई जानता ही नहीं है कि वो यादव थे। तो ऐसे लोग यादवों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। जी। जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रमन सिंह तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए। यहाँ एक दूसरे जो केंद्र से नेता आए हैं, वो बने हैं विधानसभा अध्यक्ष, पर शिवराज सिंह के हाथ में कुछ नहीं लगा है। तो उनका राजनीतिक भविष्य अब कहाँ जाता दिखता है? हो सकता है शिवराज सिंह को जयप्रकाश नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ये तो मैं अंदाजे से कह रहा हूं। शिवराज सिंह की हस्ती बड़ी है। मतलब शिवराज सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है या उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, ये उनकी हस्ती नहीं रही है। जो आदमी 18 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, वो अब विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसको किसी ज्यादा बड़ी जगह ही ले जाया जा सकता है। न केवल वो 18 साल उप मुख्यमंत्री रहा है, बल्कि ये चुनाव जिताने में भी उसकी एक सुपरिभाषित और भूमिका है, इसको सब लोगों ने स्वीकार किया है। तो उनको केंद्र में एक कोई बड़ी हस्ती बनाया जाएगा, संगठन में बनाया जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो पहले भी रह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ऐसी कोई खास उसकी वक़्त होती नहीं है, अध्यक्ष की ही वक़्त होती है। तो वो भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर काफी अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद दिया जाए। वो 2024 के चुनाव के बाद ही दिया जाएगा। कई सारे पद खाली हो सकता है, मिल भी जाए तो। हाँ हाँ बिल्कुल। कई सारे मंत्री इस्तीफा देकर गए हैं। लेकिन ये जो बाकी जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, माधवराव सिंधिया का भी कुछ समय तक नाम चला, प्रहलाद सिंह पटेल और एक और नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन सब लोगों की को पीछे छोड़कर जो नरेंद्र मोदी एक नए चेहरे को लेकर आए हैं, क्या इसके पीछे यह साबित करने की बात भी है कि अंत में होगा वही जो मैं चाहूंगा? हाँ, अब देखिए ना, प्रहलाद, इन लोगों को उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं दिया गया, मतलब कुछ नहीं दिया गया। अब ये देखा जाए तो विधायक रह गए। अब इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन्होंने यहां से तो इस्तीफा दे ही दिया है। जितने भी जीते हैं उन सब ने सांसदी से तो इस्तीफा दे ही दिया है अपने। तो अभी ये सांसदी से इस्तीफा देने के बावजूद लोकसभा चुनाव तक केंद्रीय मंत्री बने रह सकते हैं। इसमें तकनीकी पेच ये है, तो सांसद अगर आप नहीं है तब भी 6 महीने तक आप केंद्रीय मंत्री बने रह सकते हैं। उससे पहले ही 2024 के चुनाव हो जाएंगे, तब देखा जाएगा। तभी ऐसी कोई भाजपा के सामने क्राइसिस नहीं है। और जहां तक मोदी को अभी संदेश देने की आवश्यकता नहीं है कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। पता नहीं मैंने नई परख के मंच पे ये बात कही है ना कही है। अगर नहीं कही है तो मैं कह दूंगा, और वरना दोबारा भी कही जा सकती है। भाजपा के अंदर एक ही भगवान है, वो है नरेंद्र मोदी। जो वो कहता है वही होता है, जो उससे नाराज होता है उसको वो भस्म कर देता है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी कोई नया नेता इस तरीके से बढ़ता है, जैसे डॉक्टर मोहन यादव उभरे और कल जो साय साहब मुख्यमंत्री बने, विष्णुदेव साय, तो उसके साथ एक चीज़ जोड़ी जाती है कि संघ के नज़दीकी रहे हैं। अब इसका कोई मतलब रह गया है क्या संघ का, कि कोई आवाज़ का कोई महत्व है, या संघ बिल्कुल नेपथ्य में जा चुका है, या फिर उसको एक कंसोलेशन प्राइज़ जैसा दिया जाता है कि हाँ, आपके नज़दीकी भी रहे हैं? मेरे ख्याल से उसका महत्व अभी है, लेकिन ये महत्व घटता जा रहा है। देखिए, लोग सारे संघ से आए हुए लोग ही बड़े-बड़े पदों पर संगठन में या सरकारों में बैठे हैं। ये उस समय बात ठीक थी, 100% इसको लागू किया जा सकता था। भाजपा का आकार छोटा था, प्रभाव क्षेत्र छोटा था, सत्ता उसे गठजोड़ के नेता के रूप में मिलती थी।
जब भाजपा का आपने बहुत ज्यादा प्रसार किया है, अब जैसे आपने उत्तर पूर्व में भाजपा का प्रसार किया है, तो वहां तो संघ का कभी काम ही नहीं रहा। आपको उत्तर पूर्व में काम करने वाले संघ के नेता कहां से मिलेंगे? तो वहां पे देखिए दोनों मुख्यमंत्री जो है त्रिपुरा के और असम के, ये दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं। मणिपुर का मुख्यमंत्री भी भाजपा का कांग्रेस से आया हुआ है। ये लोग नहीं है संघ के। दक्षिण भारत में जब भाजपा का प्रचार प्रसार होगा, जब भी होगा, तब भी फिर संघ, बिना संघ के लोगों से काम चलाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो लोग संघ से नहीं आए हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, अगर भाजपा का भविष्य उज्जवल है और अगर वो सारे देश में फैलती है तो। क्योंकि संघ का जो इलाका था, जो कैचमेंट एरिया है संघ का, उस एरिया में ज्यादातर लोग संघ के होते हैं। उसके बाहर के लोग जो है संघ के नहीं होते हैं उस तरीके से। ये कल राजस्थान के बारे में भी शायद फैसला आ जाए तो वहां भी हम इसी तरीके के किसी अनपेक्षित व्यक्ति के नाम की उम्मीद कर सकते हैं जिसकी हो चर्चा नहीं सकता हो है रही जिस है। तरीके से जगत प्रकाश नड्डा एक एक विधायक से बात कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि वो कोई नया ऐसे ही नाम है, उस पर लोगों को मतलब सहमति निकाल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो कोई उच्च जाति का व्यक्ति हो क्योंकि वो उनके कोर वोटर हैं और आमतौर पे वो उनको सत्ता में उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए। तो ये भी हो सकता नहीं है कि वो देखिए, ऐसा करे। ऊंची जात के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगहों पर भी हिस्सेदारी देती है जहां पर ऊंची जात के उनके कोर वोटर नहीं है। आप देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था। फडणवीस तो ब्राह्मण है। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो तो राजपूत जाति के। तो भारतीय कभी कभी आप जैसे कि इनको लीजिए आप, मनोहर लाल खट्टर हैं? तो मनोहर लाल खट्टर तो जो पंजाबी खत्री होते हैं वो है, एक तरह से देखा जाए तो ऊंची जात का ही माना जाएगा इनको। हरियाणा में उनको बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी कभी इस तरह के काम करती रहती है। और इससे एक बात ये भी सामने आती है कि जिस तरीके के साहसिक फैसले लेने में कांग्रेस को संकोच रहा है उस समय भी जब उसको बहुमत मिला, मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, वैसे साहसिक फैसले भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ज्यादा आसानी से ले लेती है। हाँ, उसका आला कमान मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जिस तरह टिकट काटती है, अगर उस तरह कांग्रेस ने राजस्थान में लोगों के टिकट काटे होते तो आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, लेकिन जो रिजल्ट आया है उससे काफी अच्छा रिजल्ट होता कांग्रेस का राजस्थान में कम से कम। अगर कांग्रेस का आला कमान साहसिक रूप से और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी करता तो वो कमलनाथ से अपनी बहुत सी बातें मनवा सकता था। तो मध्य प्रदेश का नतीजा इतना बुरा नहीं होता। वो भूपेश बघेल के कान मरोड़ सकता था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का नतीजा भी कुछ और हो सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी लोगों से मेरी बात होती सब यही कहते हैं कि यहाँ तो कांग्रेस खुद बुरी तरीके से हारी है। एक और आज निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का धारा 370 के बारे में, और जो उसको निरस्त करने का फैसला भारतीय संसद ने लिया था, उसको उसकी पुष्टि की सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या भारत की चुनावी राजनीति में अब इस तरह के निर्णय का कोई महत्व है या एक तरीके से आम सहमति बन चुकी है कि सर्वोच्च न्यायालय जो बोलेगा वो हम मान लेंगे और एक सही निर्णय था? देखिए, वो जमाना चला गया जबकि इस स्तर के बड़े बड़े राजनीतिक फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय उनकी आलोचना कर सकता था। और दिल्ली पे जो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, जो ऐतिहासिक फैसला था, उसको जिस बेदर्दी के साथ में पहले अध्यादेश लाकर और उसके बाद संसद में कानून बनाकर केंद्र सरकार ने पलटा है, उससे भी जजों और अदालतों के सामने ये संदेश चला गया है कि ये सब वो करना बंद करें। वो सरकार की मर्जी के मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो चलेगी आखिरकार सरकार की। नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया है, उनके निजाम ने इस बात को दिखा दिया है कि सरकार सर्वोच्च है, वो न्यायपालिका से आगे है। सरकार, बार बार उपराष्ट्रपति भी यही कहते हैं, सरकार चुनी हुई है, जो चुनी हुई है वो उसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो जो संतुलन वाला सिद्धांत था कि भाई ये तीन लोकतंत्र के तीन खंबे हैं, ये आपस में संतुलन करेंगे, मतलब जो है, तो वो खत्म हो गया है। और उन तीन खंभों में जो सरकार का खंबा है, मतलब जो है, वो ज्यादा ऊंचा है। इसका कारण क्या लगता है?
क्या कुछ हद तक सर्वोच्च न्यायालय के जजों का सहम जाना भी इसका कारण हो सकता है? भाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति का अधिकार भी तो सरकार के ही पास है। तो वो, और सर्वोच्च न्यायालय में आते-आते जजों की नौकरी अपने आखिरी दौर में होती है। वो कुछ दिनों में ज़्यादातर जज रिटायर हो जाते हैं, हुँ, तो उन सबको अपने रिटायरमेंट पैकेजेस की चिंता भी होती है। तो वो सब चीज़ें जिस जिस मुकाम पे आ गई हैं, हम सब लोग उस बात को समझते हैं अच्छी तरह। भारतीय लोकतंत्र का सरकारीकरण हो गया है। भारतीय सार्वजनिक जीवन का सरकारीकरण हो गया है। बहस का सरकारीकरण हो गया है। संस्थाओं का सरकारीकरण हो गया है। शिक्षा संस्थाओं का सरकारीकरण हो गया है। हर चीज़ का सरकारीकरण हो गया है। अब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, पूरा का पूरा तमाम जितने भी देश के वाइस चांसलर हैं, वो सब एक जगह जमा होते हैं। सारे रजिस्ट्रार एक जगह जमा होते हैं। सबको टोपियाँ दी जाती हैं। सब टोपियाँ पहनते हैं और टोपियों पे लिखा हुआ है विकसित भारत। और प्रधानमंत्री स्क्रीन पे ऑनलाइन भाषण दे रहे हैं। सब बैठे हुए, धूप में और साये में बैठे हुए। आज हुआ है पूरे दिन ये कार्यक्रम। हुँ। विकसित भारत की टोपी लगाए हुए, विकासशील भारत खत्म हो गया, विकसित भारत है। टोपी लगाए हुए प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। तो जब जब इस तरह का पूरा मामला बन गया है, मैंने अभी 1-2 बार जगह कहा कि भाजपा का एक ही खुदा है, नरेंद्र मोदी, एक ही देवता है भाजपा में, एक ही भगवान है। धीरे-धीरे पूरे देश में और लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति, लोकतंत्र के लिए भी ये बात सही साबित हो जाएगी। अभी एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि यूजीसी के निर्देश के बाद हर शिक्षा संस्थानों में, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी हैं, एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, जहाँ पर एक ही फ़ोटो होगा, वो होगा नरेंद्र मोदी का फ़ोटो। और शिक्षा मंत्री ने एक उदारता दिखाते हुए कहा है कि वहाँ पर फ़ोटो लेना मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से वो एक आकर्षण तो होगा ही कि आप वो फ़ोटो लेके लगाएँ शिक्षकों में भी, ताकि आपका पॉइंट बढ़े। तो ये चीज़ तो हो रही है काफ़ी हद तक। बिल्कुल होगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।